Good morning students, let's start part 2 of the chapter The Nationalist Movement in Indo-China। पिछले वीडियो में हमने इंडो चाइना के बारे में पढ़ा कि इंडो चाइना किस रीजन को क्यों कहते हैं। इंडो चाइना कोई कंट्री का नाम नहीं है, एक रीजन का नाम है जिसके अंदर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये 3 कंट्रीज आती हैं। इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे चलते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। क्योंकि कोई भी कंट्री अगर कॉलोनी बनती है किसी भी कंट्री की तो वहां पे एक मेजर फैक्टर होता है कल्चर। तो फ्रेंच के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हाउ टू रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, क्योंकि वियतनाम में चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस को खत्म करना आसान नहीं था और इसके लिए उनको बहुत सारी चीजें करनी थी। कल्चरल इंपैक्ट, टू एस्टैब्लिश द कल्चरल इंपैक्ट विद द एजुकेशन, राइट। तो एजुकेशन सेटअप करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका एक एम था कि वहां पे वो एजुकेशन जो है एस्टैब्लिश करना चाहते थे, फ्रेंच एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। लेकिन टुडे विल डिस्कस अबाउट द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। उनके दिमाग में डायलेमा क्या था, व्हाट वाज द कंफ्यूजन टुवर्ड्स द एजुकेशन फॉर वियतनामीज पीपल, राइट। तो फ्रेंच गवर्नमेंट के माइंड में क्या डायलेमा था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि फ्रेंच का जो कॉलोनियल इंपैक्ट था एक तरह से वियतनाम में, या फिर उनका जो कॉलोनियल रूल था, इट वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन डेफिनेटली। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि व्हाई दे थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। तो दे थॉट कॉलोनीज नेसेसरी टू गेट द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर इंपोर्टेंट रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉलोनी। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ही उनका बेस नहीं था, उनका एक और बेस था एंड दैट वाज सिविलाइजिंग मिशन। व्हाट वाज सिविलाइजिंग मिशन? कि सिविलाइज करने के लिए जो मिशन चलाया हुआ है उसको सिविलाइजिंग मिशन कहा गया। एंड व्हाट वाज दिस? दिस वाज, वी कैन से दैट वाज द फॉल्स रीजन दैट वाज डिपिक्टेड बाय फ्रेंच इन वियतनाम फॉर कॉलोनियल रूल। उन्होंने कहा कि वी आर एडवांस्ड पीपल, वेस्टर्न पीपल आर एडवांस्ड, civilized, educated, clear, and the Vietnamese people or the Asian people are backward, uncivilized and barbar people. They are uneducated. तो इसलिए हमारा मिशन है, क्योंकि गॉड ने हमें क्या बनाया, हमें सिविलाइज्ड बनाया, एडवांस्ड बनाया, और एशियन पीपल जो है बैकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम आपको रूल करें। किस लिए रूल करें? आपको सिविलाइजिंग बनाने के लिए, राइट। इसका मतलब यह है कि सिविलाइजिंग मिशन वाज द फॉल्स रीजन प्रिडिक्टेड बाय द फ्रेंच फॉर जस्टिफाई देयर कॉलोनियल रूल इन वियतनाम। तो आपको समझ में आ गया होगा सिविलाइजिंग मिशन क्या है। मतलब सिविलाइज बनाने के लिए जो मिशन चलाया, इसलिए हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, आपको रूल कर रहे हैं ताकि आपको सिविलाइज बनाया जा सके। ऐसा फ्रेंच ने वियतनाम में दिखाने की कोशिश की। इसके बाद चलते हैं आगे एजुकेशन के बारे में। कॉलोनियल एजुकेशन जब इंप्लीमेंट करने की बात आई तो ये 2 पॉइंट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच वांटेड टू एजुकेट वियतनाम, व्हाई? वियतनामीज को एजुकेट क्यों करना चाहते थे फ्रेंच? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज दे नीडेड एजुकेटेड लेबर। उनको ऐसे लोग चाहिए थे जिनको फ्रेंच लैंग्वेज की समझ हो और जो एजुकेटेड लोग हों, जो एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेंच गवर्नमेंट की हेल्प कर पाए। तो ऐसा तभी पॉसिबल था जब वो वियतनामीज को एजुकेट करेंगे, पहली बात। सेकेंड रीजन वाज दैट दे वांटेड टू पुट द कल्चरल इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस इन वियतनाम, ताकि एशियाटिक फ्रांस और यूरोपियन फ्रांस में जो डिफरेंस है वो उसको लिंक्ड किया जा सके और डिफरेंस को खत्म किया जा सके। सो दीज वर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच that why they wanted to educate Vietnamese people। अब एजुकेशन के लिए भी डायलेमा आ गया कि उनको कौन सी लैंग्वेज में एजुकेट किया जाए। या हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, एजुकेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशन से प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा फ्रेंच ने सोचा, बिकॉज दे डिसाइडेड टू एजुकेट वियतनामीज। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वियतनामीज को वो क्यों एजुकेट करना चाहते थे। लेकिन वो एजुकेट तो करना चाहते थे, लेकिन देयर वाज अ डायलेमा इन देयर माइंड कि अगर उनको एजुकेट कर दिया वियतनामीज पीपल को तो इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि educated Vietnamese people will raise the question on the colonial
Government, because they would be able to read the ideas of freedom, equality, fraternity, etc. written by the Western writers, right? और उसके बाद वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे और उसको गलत बताएंगे। क्लियर? और उसके बाद दूसरा रीजन था कॉलोन्स। कॉलोन्स कौन थे? कॉलोन्स वर द फ्रेंच लिव्ड इन वियतनाम। फ्रेंच लिव्ड इन वियतनाम वर नोन एज कॉलोन्स। तो अभी तक तो कॉलोन्स जो है वो बेटर पेड जॉब्स या व्हाइट कलर जॉब जो है वो सारी की सारी कॉलोन्स करते थे वियतनाम में। लेकिन अगर वियतनामीज एजुकेट हो गए तो उनकी जॉब जो है वो छिन जाएंगी और वियतनामीज भी अब जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसलिए उनके दिमाग में एक डायलेमा था कि एजुकेट किया जाए या ना किया जाए। इसके बाद आता है लैंग्वेज का इंपैक्ट टॉकिंग मॉडर्न में। यहां पे जो इश्यू है वो है लैंग्वेज। What was the issue of language? Some people, some policy makers were in favor of Vietnamese language, some were in favor of French language. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये था कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी एजुकेशन जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो वियतनामीज लैंग्वेज में हो, हायर एजुकेशन जो है फ्रेंच लैंग्वेज में हो। बेसिकली दे वांटेड टू एजुकेट देम बट दे हैड द डायलेमा बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड डेलिब्रेट पॉलिसी of failing Vietnamese students in school leaving exams, right? In school leaving exam, स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन में वियतनामी स्टूडेंट्स को जानबूझकर फेल किया गया। टॉकिंग मॉडर्न के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि उनको मॉडर्न बनाने के लिए एजुकेट तो करना जरूरी था, लेकिन उनको स्कूल लिविंग एग्जाम में, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होता था उनका स्कूल लिविंग, उसमें उनको जानबूझ के फेल किया गया। डेलिबरेट पॉलिसी का मतलब होता है जानबूझ के फेल करना। इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की गई। व्हाई? बिकॉज इफ द वियतनामी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम देन दे वुड बी एबल टू मींस गेट द जॉब्स व्हिच वर ओनली डन बाय कॉलोन्स पीपल। तो अब वो जॉब जो है कॉलोन से छिन सकती है, उनको एक कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे वियतनामीज के फॉर्म में। तो इसलिए उन्होंने उनको जानबूझ के फेल करना स्टार्ट कर दिया। इफ वी फाइंड अ डेटा इन 1925, आउट ऑफ 17 मिलियन पॉपुलेशन इन वियतनाम इन 1925, less than 400 स्टूडेंट्स पास्ड द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रोपोर्शन में से ओनली 400 स्टूडेंट भी पास नहीं किए गए ड्यू टू द डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ फेलिंग द वियतनामी स्टूडेंट्स इन स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्यों जानबूझ के उनको फेल किया जा रहा है। राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज लुकिंग मॉडर्न। अभी तक हमने देखा कि वियतनामीज पीपल को क्यों एजुकेट करना चाहते थे द फ्रेंच, क्योंकि उनको एक एजुकेटेड लेबर चाहिए था और साथ में उनको अपना कल्चर वहां पे इम्पैक्ट जो है कल्चरल इम्पैक्ट वहां पे डालना था। सो दीज काइंड्स ऑफ रीजंस वर देयर। बट नाउ द लुकिंग मॉडर्न, द फ्रेंच वांटेड टू वियतनामीज लुकिंग मॉडर्न, कि वियतनामीज लोगों को मतलब कैसा दिखना है, मॉडर्न दिखना है। और इसके लिए उन्होंने एक तरह के स्कूल चलाए जिसको हम टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल एजुकेशन कह सकते हैं, कॉलोनियल कल्चरल इम्पैक्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। दैट इज टोंकिन फ्री स्कूल। टोंकिन फ्री school. This kind of school was started in Vietnam. This school was set up in 1907. Tonkin Free School. In this school, what kind of education was provided? We are talking about looking modern. कि वियतनामीज को मॉडर्न दिखना है, राइट? उनको दिमाग से बनना है, उनको फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी है, उनको फ्रेंच तरीके से काम करना है, कल्चरल इम्पैक्ट भी उनके ऊपर फ्रेंच ही होना चाहिए और रिलीजियस इम्पैक्ट क्रिश्चियनिटी भी उनको अडॉप्ट करनी है। ये सारी चीजें तो फ्रेंच चाहते थे, साथ ये भी चाहते थे कि वो दिखें भी फ्रेंच जैसे और उनकी तरह ही बिहेव करें। तो इसके लिए मतलब लुकिंग मॉडर्न। तो टोंकिन फ्री स्कूल वाज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द कॉलोनियल रूल इन वियतनाम, बिकॉज इन दिस काइंड ऑफ स्कूल साइंस, hygiene and the French education, especially about the French language, ये एजुकेशन तो इस स्कूल में दी जाती थी। द फ्रेंच लैंग्वेज, द फ्रेंच and the science and hygiene, this kind of education was provided to Vietnamese students in the Tonkin Free School.
इसके साथ साथ में हाउ टू लुक लाइक वेस्टर्न, किस तरह से आपको वेस्टर्न दिखना है। तो ये एजुकेशन भी, कल्चरल एजुकेशन ऑल्सो वॉज प्रोवाइडेड इन टोंकिन फ्री स्कूल। फॉर एग्जाम्पल वियतनामी स्टूडेंट्स यूज टू कीप लॉन्ग हेयर ट्रेडिशनली, क्योंकि उनका चाइनीज कल्चर की तरह थे तो वो लॉन्ग हेयर रखते थे। दे यूज टू वियर टाइट क्लोथ्स, बट इन दिस काइंड ऑफ स्कूल दे वर टॉट हाउ टू कीप शॉर्ट हेयर। क्लियर, दे हैड टू कीप short hair, they had to wear loose clothes, clear, like French, they had to walk like French, like modern people in West। तो इस तरह से उनको मॉडर्न दिखना है, ये चीज भी उनको सिखाई जाती थी। बट मोस्ट ऑफ द वियतनामीज पीपल अपोज्ड दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। उन्होंने क्यों अपोज किया इसको? बिकॉज ट्रेडिशनली दे यूज टू वियर लूज क्लॉथ्स लाइक चाइनीज एंड दे यूज टू कीप लॉन्ग हेयर, और इस तरह से वो वियतनामी जो पीपल थे वो फ्रेंच की तरह नहीं दिखना चाहते थे। तो ज्यादातर लोगों ने टोंकिन फ्री स्कूल एजुकेशन जो थी उसको अपोज किया, और एजुकेशन गिवन इन दिस काइंड ऑफ स्कूल वाज अपोज्ड बाय द वियतनामीज पीपल। सो दिस वाज लुकिंग मॉडर्न। इसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस इन स्कूल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस इन स्कूल, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का इंपैक्ट आपने देखा, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस था वो आपने देखने को मिला कि कांग्रेस ने डायरेक्ट रेजिस्टेंस किया, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया, रिवोल्यूशनरीज ने किया, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट पीपल आल्सो अपोज्ड, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 1915 गांधीयन एज, it means in different kinds of movements British were opposed by the mass, clear। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। इस दौर में जो रेजिस्टेंस था वो इनडायरेक्ट था, मतलब the Vietnamese people were opposing the French but not directly, right? They indirectly they were opposing the French। For example, यहाँ एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, रेजिस्टेंस इन स्कूल्स। 1920s, ये जो 1920 का जो डिकेड था, इसमें कई सारे स्कूल्स में इस तरह की घटनाएं हुई, और वहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी स्कूल्स के अंदर जो है वो पॉलिटिकल सेंटर बने। स्कूल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो स्टूडेंट्स ने बनाई, जैसे पार्टी ऑफ यंग अनान, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, एंड जर्नल्स लाइक अनानी स्टूडेंट्स, ये एक जर्नल का नाम है, एक एग्जांपल है, इस तरह के जर्नल्स उन्होंने निकाले। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए कि स्टूडेंट्स ने स्कूल्स में फ्रेंच पॉलिसीज को अपोज किया इनडायरेक्टली, क्लियर। वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग इन द साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल। यहां पे एक इंसिडेंट हुई, a Vietnamese girl was asked to leave the seat for Cologne girl, for the French girl, कि वो फ्रंट सीट पे बैठी है, उसको बोला गया कि आप इस सीट से उठ जाओ और पीछे चले जाओ क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेंच स्टूडेंट बैठेगी। She refused to do so, and then the principal was also Cologne। कोलोन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द पीपल फ्रेंच पीपल लिव्ड इन वियतनाम, तो उसको भी जो है स्कूल से निकाल दिया गया, तो क्योंकि प्रिंसिपल कोलोन था और इसलिए उसने जो है स्कूल से उसको निकाल दिया। उसके बाद में जिन स्टूडेंट्स ने अपोज किया इस पॉलिसी को, उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया। आफ्टर दैट इन साइगोन सिटी द अपोजिशन ऑफ द फ्रेंच पॉलिसी spread in the city, and then the pressure was on the school, and the French government compelled the principal to take back all the students right in the school। तो सारे के सारे students फिर से उनको वापस लिया गया। So this was the example of resistance in schools, clear, indirectly resistance in schools। अब चलते हैं next topic की तरफ। The next topic is hygiene, disease and everyday resistance। As already we have talked about that indirect resistance was there on behalf of the Vietnamese people, not a direct, clear। French policy जो भी बनी उसका लोगों ने indirectly oppose किया, directly ये नहीं बोला कि you have the wrong policy, indirectly oppose किया, जिससे फ्रेंच खुद ही परेशान हो गए। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे रेड हैंड का। हाइजीन, डिजीज एंड एवरीडे रेजिस्टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे हनोई सिटी। इसको टू पार्ट्स में फ्रेंच ने डिवाइड कर दिया हनोई सिटी को। एक पार्ट था मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई, और एक था बैकवर्ड पार्ट ऑफ हनोई। मॉडर्न पार्ट वाज फॉर द फ्रेंच पीपल। इन दिस पार्ट फ्रेंच और कोलोन पीपल यूज्ड टू लिव। इन बैकवर्ड वियतनामीज यूज्ड टू लिव इन द बैकवर्ड पार्ट। अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट में, जैसे इंडिया में भी था, इंडिया में भी डिफरेंट जो सिटीज थे उसमें ब्लैक और व्हाइट एरियाज थे,
ब्लैक एरियाज में तो इंडियंस रहते थे और व्हाइट एरियाज में ब्रिटिश पीपल और हायर क्लासेस पीपल रहते थे. सो इन द सेम वे इन मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई फ्रेंच यूज्ड टू लिव एंड हियर द फैसिलिटीज वर means larger than the backward areas and in more proportion than backward area. जहाँ पे पक्की गलियां थी, स्ट्रीट्स जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, सिवरेज सिस्टम बहुत अच्छा था, मॉडर्न और अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई थी. लेकिन बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ हनोई में ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट था, जहाँ पे सिवरेज सिस्टम बहुत ही खराब था और पक्के हाउसेज भी नहीं थे, गलियां भी अच्छी नहीं थी. तो इस तरह से. लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, जब 1902 में रैट हंट जो चलाया गया था, वो क्यों चलाया गया था? हनोई में क्या हुआ, अचानक प्लेग फैल गया. प्लेग फैलने का खतरा आ गया बिकॉज ऑफ द मोस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द रैट्स केम टू मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई. क्योंकि सिवरेज सिस्टम यहाँ पे बड़ा अच्छा था लेकिन बैकवर्ड पार्ट में अच्छा नहीं था. तो जब बारिश हुई ड्यूरिंग द रेन, हैवी रेन्स, तो बैकवर्ड पार्ट से जो रैट्स थे उनके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन गया और रैट्स कहां पे आ गए, मॉडर्न पार्ट में आ गए. And in this way, there was a danger of bubonic plague in modern part of Hanoi. तो इस प्लेग के खतरे को टालने के लिए 1902 में रैट हंट चला गया. ब्यूबोनिक प्लेग के खतरे को टालने के लिए 1902 में क्या चलाया गया, रैट हंट. 1902 रैट हंट में क्या किया गया कि वियतनामीज पीपल वर आस्क्ड टू किल द रैट्स एंड टू गेट द रिवॉर्ड्स. कि उनको बोला गया कि आपको इनाम मिलेगा, आप रैट्स मार के लाइए, हमें सबूत या एविडेंस दिखाइए और जो आपका रिवॉर्ड है वो लेके जाइए. तो वियतनामीज पीपल डिड नॉट किल रैट्स. मोस्ट ऑफ द वियतनामीज पीपल व्हाट दे डिड that they used to cut the tail of rat and they used to show in front of the French. और कहते थे कि we have killed the rat and after that the reward was given to the Vietnamese. लेकिन चूहे जिंदा घूम रहे हैं, जिसको मारने के लिए उनको इनाम मिल गया, वो तो जिंदा घूम रहे हैं. तो इस तरह से जब अकेले हम एग्जांपल देखते हैं, 30 मई 1902 20,000 rats were caught alive, right? तो इस तरह से फ्रेंच ने देखा कि रैट्स जो है वो खत्म नहीं हो रहे हैं. इतने सारे लोग टेल्स लेके आ रहे हैं और कहते हैं कि हमने चूहे को मार दिया है और इतने सारे रिवॉर्ड्स हम बांट चुके हैं, लेकिन रैट्स जो है वो खत्म नहीं हो रहे हैं. और फाइनली 1903 में ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो मॉडर्न हानोई में फैला. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस, राइट, इन एवरीडे लाइफ इन मॉडर्न पार्ट ऑफ हनोई. तो ये एग्जांपल हमने देखा, रैट एंड ब्यूबोनिक प्लेग आपको दोनों याद होने चाहिए, किस तरह से वहां पे ब्यूबोनिक प्लेग फैला था और रैट हंट क्या था और वो फेल क्यों हो गया. Getting my point? So this was the indirect resistance of the Vietnamese, right, in of the French policies in Vietnam. So now we have to come to the next topic of this chapter. The next topic is religion and anti-colonialism. वियतनाम में रिलीजियस कंपोजिशन क्या था? The first thing we have to discuss that what was the religious composition in Vietnam and what was the anti-colonialism. Anti-colonialism का मतलब होता है जो colonialism, it means this is the process of setting up the colony by annexation of another country on the particular country where the natural resources and other essential commodities are used by the colonial power. So this was the process, and against this process how the Vietnamese opposed, this was the anti-colonialism movement, and religious movements were becoming the anti-colonial movements because of certain reasons. सबसे पहले हमें देखना होगा कि वियतनाम का जो रिलीजियस कंपोजिशन था वो क्या था. वियतनाम में जैसे हमने डिस्कस किया कि बुद्धिज्म, बिकॉज इन चाइना ड्यू टू द चाइनीज इंपैक्ट बुद्धिज्म वाज फॉलोड इन चाइना. तो इन द सेम वे वियतनाम आल्सो Confucianism. Who was Confucius? We already have talked about Confucius was the great scholar of China. Means he was born in 551 BC and died in 479 BC. And local practices, right? So in the same way, according to Chinese culture, Vietnamese people used to follow these kinds of religions, but French people were imposing the Christianity. French people were means imposing the Christianity on Vietnamese people. For example, in the late after mid 19th century, the French people were spreading Christianity through their missionaries
in Vietnam. So the Vietnamese people were opposing this kind of policy and they started a movement. The first movement is Scholars Revolt. Scholars Revolt. Because in this part we will talk about two movements, Scholars Revolt and Hoa Hao movement. Hoa Hao movement, right? First, Scholars Revolt. Scholars Revolt was started in 1868 by the scholars in Vietnam. The scholars were in the courts, the imperial courts. The members of the imperial court started the Scholars Revolt, and this revolt was against Christianity. You have to remember, dear students, against Christianity. In which areas it was started? Ngo An and Ha Tien. These were the provinces in Vietnam where this movement was started, and it was led by the scholars, and thousands of Christians were killed in this movement. But later the French suppressed this movement, and after that many movementists were arrested and they were killed. Clear? So this was the Scholars Revolt. After that, next one is Hoa Hao movement. Hoa Hao movement was started in 1939 in the Mekong Delta region. Mekong Delta region, right, in the southern Vietnam. This area is there in the southern Vietnam. In 1939 it was started by Huynh Phu So. Huynh Phu So. Who was Huynh Phu So? Huynh Phu So was against the French policies, right, and he opposed the policies of French of extra expenditure, military expenditure, and the sale of child brides, gambling, use of alcohol, etc. And he gave the good ideas of wisdom and good conduct to the people. He performed so many miracles. He wanted to show the French the supernatural powers of the Vietnamese. क्योंकि फ्रेंच क्या कहते थे कि वियतनामी जो सुपरनेचुरल पावर्स दिखाने की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, उनका सुपरस्टिशियसनेस है. तो ये जो अंधविश्वास उनको बोला गया, तो Huynh Phu So wanted to show the power. तो उनको वास्तव में मिरेकल जो पावर थी वो दिखाना चाहता था. इसलिए Huynh Phu So ने इस तरह के मिरेकल्स जो है परफॉर्म किए, जैसे किसी भी बीमार आदमी को अच्छा कर दिया, राइट, और इस टाइप की चीजें उसने बहुत सारी उस टाइम की. लेकिन फ्रेंच ने उसको डॉक्टर्स के थ्रू जो है वो क्या कर दिया, मैड बोंजे डिक्लेयर करवा दिया. मैड बोंजे कि वो पागल आदमी है, राइट. लेकिन बाद में जिस डॉक्टर ने उसको मैड बोंजे डिक्लेयर किया, उसी डॉक्टर ने उसको सेन पर्सन डिक्लेयर कर दिया कि ही इज नॉट मैड बोंजे, इज नॉट इनसेन पर्सन, ही इज सेन पर्सन, राइट. तो उसके अगले 2 साल के अंदर इतने सारे फॉलोअर्स बन गए कि फ्रेंच को बड़ी दिक्कत हुई इस रिलीजियस मूवमेंट में, स्पेशली होवा हाउ मूवमेंट में. और एट लास्ट टू सप्रेस दिस मूवमेंट ही वाज अरेस्टेड. Huynh Phu So was arrested and exiled to Laos in 1941. Exiled to Laos in 1941, and his followers were arrested and sent to the concentration camps. और उनको concentration camps में भेज दिया गया. तो dear students, in this way we have discussed the following topics in this video. हमने इसमें 2 रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बात की है, स्कॉलर्स रिवोल्ट एंड हुआ हाउ मूवमेंट. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आगे होंगे और ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे. एक बार दोबारा से वीडियो देखें अगर अच्छे से समझ में ना आए तो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड also send on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.